हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। आज हम सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट सेमेस्टर सेकंड का डीएससी 6 का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये चैप्टर जो है ये सबसे बड़ा है आपके सब्जेक्ट में। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जहाँ से हम पढ़ेंगे तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी के ऐसे ही भारी कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से समझने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि एग्जाम में उनको भी हेल्प हो। ये पूरा चैप्टर है थ्योरीज। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में जितनी थ्योरीज होती हैं, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, लिबरलिज्म, वो सारी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन में वैसे पढ़ा बताऊँ क्या जाना चाहिए कि रियलिज्म शॉर्ट में क्या होता है, न्यू रियलिज्म शॉर्ट में क्या होता है, लिबरलिज्म शॉर्ट में क्या होता है। तो वो तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसे अभी शॉर्ट में पढ़ के क्या करें, वो चीज़ मैं स्किप कर दूंगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में पढ़ी जानी चाहिए, वो मैंने लिखी हुई है। आई होप आपने यूनिट 1 का वीडियो देखा होगा, उससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो चैनल पे पड़ी है, अपलोडेड है, जाके उसको देखो। वो देख लोगे तो आपको इंट्रोडक्शन वाली चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो से स्किप मार सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम ये ABC पार्ट करेंगे, DEF पार्ट सेकंड में है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ये जो पूरा यहाँ पे पेस्टेड है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट से ही मैंने उठा के पेस्ट किया है। इसमें हमें वही पढ़ना है। तो जिसने फर्स्ट यूनिट देखी, आई होप आप सबने फर्स्ट यूनिट का वीडियो देखा होगा, तो इसको मैं उतने डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। जो टर्म है इंटरनेशनल, वो जेरेमी बेंथम ने 1789 में अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में दिया था। सबसे पहले इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये जब रिलेशंस बताते थे कि 2 स्टेट्स आपस में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उसको इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल शब्द जब जेरेमी बेंथम ने दे दिया अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में, तो लोगों ने उसको यूज करना शुरू करा एज लॉज ऑफ नेशन बिफोर यूजिंग इट एज इंटरनेशनल रिलेशन। जब उन्होंने लॉज ऑफ नेशंस की तरह से इसको यूज करा तो कुछ टाइम बाद लोगों ने उसको इंटरनेशनल रिलेशंस बना दिया। इसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम। ये हम मान सकते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम की जो शुरुआत हुई वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुई। बिकॉज यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहाँ पे सॉवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हर स्टेट की अपनी एक बाउंड्री होगी, अपनी एक पीपल होंगे, उसमें रहने वाली एक पॉपुलेशन होगी, उसको रूल करने वाली एक गवर्नमेंट होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी और स्टेट के कहने से नहीं चलेगी। केम अप विद नॉन इंटरफेरेंस, और कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट की पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करेगा और सारे स्टेट्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये आया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम की शुरुआत कह सकते हैं। तो अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्यों हुई? ट्रीटी, हमें पता है कोई भी युद्ध होता है, कोई भी 2 देशों में अनबन होती है, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है ताकि उन चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है, 30 ईयर्स वॉर हुआ था यूरोप में, जो स्टार्टिंग में एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, जो बाद में जाके एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गया। उसको वो 30 साल चला, फ्रॉम 1618 से 1648। तो फिर उसको रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन होती है 1648 में, जो इस 30 ईयर वॉर को एंड करती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। जिसके बाद से स्टेट सॉवरेन हो जाते हैं, एक दूसरे के पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करते और सभी स्टेट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम की शुरुआत हुई। मैं इसको तेज बोल रही हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो 2x पे सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये तो बहुत स्पीड में हो रहा है, तो आप उसको 1.5 या 1.75 पे सुन सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एग्जिस्टेड इन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल रिलेशन 1648 से हम देख रहे हैं, उससे भी पहले से जेरेमी बेंथम ने यूज़ कर दिया है। नहीं, जेरेमी बेंथम ने तो 1789 में यूज़ करा। मीन्स इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं कि काफ़ी पहले समय से, जब से उसकी बात होनी शुरू हुई, जब से वो किताबों में आया, उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी एकेडमिक सब्जेक्ट कब बना? ये एकेडमिक सब्जेक्ट बनता है 20th सेंचुरी में। आईआर को एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट किया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में, जब पहला आईआर का डिपार्टमेंट बनता है एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तभी मैं बोल रही थी कि कभी भी यूनिट्स को स्किप करके नहीं पढ़ना चाहिए, सीरीज में पढ़ना चाहिए। देखो, अब हम सारी, मैंने बताया था कि फिर इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सारी थ्योरीज को शॉर्ट में, कि रियलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, सारी थ्योरी। बट जब हमें अभी थोड़ी देर बाद उन सबको डिटेल में पढ़ना ही है, तो हम शॉर्ट में देख के क्या करें? तो अब हम
किसी भी एक थ्योरी से, चाहे वो लिबरलिज्म हो, रियलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फेमिनिज्म हो, कोई भी थ्योरी हो, हम किसी भी एक थ्योरी से पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन नहीं समझ सकते हैं। कोई भी एक थ्योरी हमें मदद नहीं करती है इंटरनेशनल रिलेशन समझने में। कोई भी एक थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है। हर एक थ्योरी सिक्के का एक पहलू दिखाती है, पूरी स्टोरी का एक पार्ट दिखाती है। तो अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है तो हमें सारी स्टोरीज को समझना होगा। नो थ्योरी इज परफेक्ट, ईच थ्योरी एक्सप्लेन्स वन पार्ट ऑफ रियलिटी। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया हर थ्योरी रियलिटी का एक पार्ट दिखाती है। स्कॉलर शुड यूज मल्टीपल पर्सपेक्टिव, स्कॉलर्स ने जो है बहुत सारे पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है थ्योरीज को, आईआर की थ्योरीज को समझने के लिए और समझाने के लिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, इंडियन आईआर हैज बीन शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। हमारे इंडिया का आईआर जो है वो अलग होगा, हर कंट्री के रिलेशंस अलग होते हैं। तो इंडिया ने क्या करा है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई भी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पे फोकस करने के अलावा इंडिया की आईआर जो है वो उसके हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से शेप हुई है। हम पे ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, इन सब के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे लोगों के साथ, जैसे कि कॉलोनियलिज्म, हम आज़ाद हुए, फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे शेप हुई, जैसे कि नैम आया, इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो पॉलिसीज थी वो पूरी ब्रिटिशर्स के द्वारा गाइडेड थी। तो हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जैसे कि कॉलोनियलिज्म, मुगल्स आए, इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद हमने नैम ज्वाइन किया, हमने किसी भी सुपर पावर की साइड नहीं ली। तो ये जो सारे हमारे हिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो सारे इंस्टेंसेस हैं, इन्होंने हमारी आईआर की थ्योरी को शेप किया। ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ें हो चुकी हैं तो आज हमारी आईआर जो है वो शेप हो चुका, नहीं, वो अभी भी इवॉल्व कर रहा है और उसको और ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की ज़रूरत है ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग एंड नीड्स स्ट्रॉन्गर थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। अब हम देखेंगे, अब देखो, अब आप चैप्टर को देखो, हमने इंट्रोडक्शन टू आईआर थ्योरीज पढ़ लिया है, इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आप बेसिकली याद रखो कहाँ से ये टर्म्स आई हैं और सब। अब इंट्रोडक्शन में फिर आप ये सारी चीजों को अच्छे से कर लोगे, वो आप कर ही लोगे। अभी हम कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं रियल पॉलिटिक्स, कौटिल्य। इसके बाद हम देखेंगे रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। तो पहले हम देखते हैं रियल पॉलिटिक कौटिल्य क्या है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कौटिल्य को पूरा पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, आपको रियल पॉलिटिक कौटिल्य में पूरा कौटिल्य नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना कौटिल्य पढ़ना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। रियल पॉलिटिक मीन्स प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। रियल पॉलिटिक मतलब क्या हो गया, आप शब्द को तोड़ो। रियल पॉलिटिक मतलब असली पॉलिटिक्स मीन्स प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो सिर्फ पावर पे बेस्ड हो और नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड हो। उल्टी सीधी चीजों पे बेस्ड नहीं है कि हम मोरालिटी पे फोकस करेंगे, हम आइडियलिज्म पे फोकस करेंगे, कोई हमें मार भी देगा तो हम उसको रिपीट में नहीं मारेंगे, इन चीजों पे नहीं फोकस करता। रियल पॉलिटिक है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जैसा ग्राउंड पे होता है, पावर पे बेस्ड है और नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले एक स्टेट के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट है, पावर है। स्टेट एक्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, स्टेट जो भी काम करते हैं अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। आप खुद बताओ, इंडिया कोई भी काम करता है, किसी से भी डील करता है, तो वो क्या सोच के करता है, अपने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सोच के करता है कि इंडिया का फायदा हो, ये सोच के करता है, इवन इफ इट रिक्वायर्स हार्श और अनएथिकल एक्शन। सो जो भी स्टेट काम करते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, चाहे उसके लिए वो जो एक्शन कर रहे हैं वो अनएथिकली क्यों नहीं है, बट अगर उससे स्टेट के इंटरेस्ट हो रहा है, स्टेट के इंटरेस्ट को फायदा हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी मिल रही है, तो स्टेट्स वो काम करते हैं। मीन्स रियल पॉलिटिक्स का जो एम है, मीन्स जो रियल पॉलिटिक्स की बेसिक चीज है वो ये है, एंड जस्टिफाई द मीन्स, कि एंड जो है वो अच्छा है, अगर वो हमारे स्टेट के फायदे में है, उससे हमारे स्टेट का फायदा हो रहा है, तो जिस रास्ते पे चल के हमने वो काम करा है वो जस्टिफाइड है। अगर हमने कोई गलत काम करके उसका जो हमें रिजल्ट मिला है उससे हमारे स्टेट को फायदा हो रहा है, तो वो गलत काम करना जस्टिफाई कर देती है रियल पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली राइज में ही बताया कि इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, ये मोरालिटी और आइडियलिज्म पे बिलीव नहीं करती है। रियल पॉलिटिक्स प्रायोरिटाइजेस नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया रियल पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज अगर किसी चीज को करती है वो है नेशनल इंटरेस्ट और पावर। किसके ऊपर रखती है ये इंटरेस्ट और पावर को, मोरल और एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर रखती है। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी एंड जस्टिफाई मीन्स का सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका ये है कि अगर हमारा एंड अच्छा है और हमने जिस रास्ते पे चल के उसे पाया है अगर वो गलत है, तो उस अच्छे एंड का हमसे कोई मतलब नहीं है, उस अच्छे एंड की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखो, अब रियल पॉलिटिक्स के ब्रैकेट में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते थे, ये एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और जो अर्थशास्त्र सबसे अच्छी बुक लिखी गई है आज तक हिस्ट्री में स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, और इतनी पहले वो जो है वो
उसके ऑथर हैं और वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म के वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हैं। कौटिल्य का मानना ये था कि जो किंग है उसको प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए, आइडियलिज्म या मोरालिटी के रास्ते पे चल के उसको वर्क नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ अपनी पावर का ध्यान रखना चाहिए कि वो पावर मेंटेन कर सके और नेशनल सिक्योरिटी अपने स्टेट को दूसरे स्टेट से बचा सके। ठीक है, कौटिल्य एक रियलिस्ट थे बेसिकली। अब कौटिल्य ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे मंडाला थ्योरी, स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी, सप्तांग थ्योरी, बट आपको ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है जो मैंने आपको बताया है। एक तो है मंडला थ्योरी, सर्कल्स ऑफ स्टेट, योर नेबर इज योर एनिमी। इसमें आपको ये बताया गया है जो विजिगिशु है, ये किंग है, ये सेंटर पे है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी विजिगिशु से बाद वाले जस्ट वाले किंग होंगे, जो बिल्कुल उनके नेबर होंगे, वो एनिमी होंगे। और जो आपने सुना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसका जो दुश्मन होगा वो अराकंडा होगा, अक्रांडा होगा। तो अब जब दुश्मन का दुश्मन, ये हमारा दुश्मन हो गया, जैसे ये विजिगीषु है, ये तो किंग हो गया। अब इसके जस्ट बगल वाला किंगडम तो दुश्मन हो गया, और दुश्मन का दुश्मन अक्रांडा हो गया। तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है, तो वो विजिगीषु का दोस्त हो गया। जस्ट नेबर वाला दुश्मन हो गया और दुश्मन का दुश्मन उस नेबर का नेबर हमारा दोस्त हो गया। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो नेबर है वो तो आपका एनिमी होता है, और नेबर का नेबर जो होता है वो आपका फ्रेंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या गया, इसमें ये कहा गया है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। डिसेप्शन, स्पाइंग, वॉर, इन सब चीजों को जैसे देखो, हम दूसरे कंट्रीज में स्पाइस भेजते हैं, आपको ये चीज पता है, ठीक है, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, धोखा देते हैं। अगर ये सब चीजें करने से अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट जस्टिफाई हो रहा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा जा रहा है, हमारे हमारे नेशन को फायदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें अलाउ है। ऑल अलाउड इफ बेनिफिशियल एंड मोरालिटी इज सेकेंडरी। डिसेप्शन करना, किसी को धोखा देना, दूसरे कंट्रीज में अपने स्पाई भेज देना, लड़ना, सब जस्टिफाइड है अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फायदा हो रहा है, उससे हमारे स्टेट को फायदा हो रहा है, स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है। मोरालिटी जो है वो दूसरे नंबर पे आती है कौटिल्य के लिए। जैसे मैंने बताया कि स्पाइस का यूज जस्टिफाई कर दिया गया है, वॉर को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन तब जब उसकी जरूरत हो। ठीक है, कौटिल्य इन अर्थशास्त्र गेव 6 स्ट्रेटजीज दैट अ किंग। ओके, इसको पढ़ने से पहले एक चीज आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आता है उदासीना और मध्यमा। क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया कि जस्ट बगल वाला स्टेट जो होता है वो दुश्मन होता है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो विजिगीषु का दोस्त होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है उदासीना और मध्यमा। उदासीना जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट होता है, कि अगर न्यूट्रल स्टेट कि जैसे अगर विजिगीषुवरी में लड़ाई हो रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता, कुछ नहीं देता, चुपचाप रहता है, सिर्फ युद्ध देखता है बैठ के। जो मध्यमा होता है वो मिडिल स्टेट होता है, मतलब ये दोनों एज ये एक्ट कर सकता है एज अ मीडिएटर, दो स्टेट में लड़ाई सुलझाने में। जैसे जब पाकिस्तान और इंडिया में वो हुआ था, युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने एज अ मीडिएटर काम किया था। अभी जब ईरान इसराइल अमेरिका में युद्ध हो रहा है, तो इंडिया एज अ मीडिएटर काम कर सकता है, बट वो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी अपनी फॉरेन रिलेशंस है, अपनी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। हम सॉवरेन स्टेट है, हम दूसरों के दबाव में आके काम नहीं करते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे मंडला थ्योरी पढ़ ली है। ये पढ़ लिया है कि स्पाइस जो है वो जस्टिफाइड है, वॉर जो है एक्सेप्टेबल है जब जरूरी हो, किसी को धोखा देके, किसी से लड़के, किसी के देश में स्पाई छोड़ के अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वो भी जस्टिफाइड है। अब हम देखेंगे 6 फोल्ड पॉलिसी, जिसको हम शतगुन्या भी बोलते हैं। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 6 फोल्ड पॉलिसीज मतलब 6 पॉइंट्स देते हैं, 6 स्ट्रेटेजीज देते हैं, जो एक किंग को, एक स्टेट को यूज करनी चाहिए ऑन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन को देख के। ये 6 जो कंडीशंस हैं, ये 6 जो सिचुएशंस दी हैं कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में, ये जो 6 स्ट्रेटजीज दी हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए एक राजा, एक स्टेट ये चीजें यूज कर सकता है। पहला, वो संधि कर सकता है, पीस कर सकता है, ट्रीटी कर सकता है। ठीक है, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं, संधि, पीस, ट्रीटी। अगर किंग को लग रहा है कि वो कमजोर है और वो सामने वाले स्टेट से हार जाएगा, और उसको अपने आप की सेना तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो उस सामने वाले किंगडम से, सामने वाले स्टेट से, सामने वाले राजा से पीस रखने के लिए, पीस बनाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकता है, मीन संधि कर सकता है, ट्रीटी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है विग्रह वॉर। इसमें तो ओपन कंफ्लिक्ट है, दूसरे स्टेट से जाके लड़ जाओ, जब किंग को लग रहा है कि अब उसने काफी टाइम ले लिया है, अपनी सेना को मजबूत कर लिया है, या फिर उसको पता है कि वो सामने वाला स्टेट जो है वो कमजोर है और हम जो है मजबूत
मजबूत है, सामने वाले स्टेट के खिलाफ तुम पूरा वॉर छेड़ दो। बिकॉज कौटिल्य ये भी कहते हैं कि एक स्टेट को अपनी दूसरे स्टेट की अपनी स्टेट की बाउंड्रीज बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी बाउंड्री इतनी है तो आप उसको हमेशा उतना ही रखोगे। इसके बाद आता है न्यूट्रलिटी। मीन्स जब आपको लग रहा है कि सिचुएशन का नहीं पता कि राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, तो एज ए स्टेट आप चुपचाप बैठो और कोई भी एक्शन नहीं लो। अगर दो स्टेट्स लड़ रहे हैं तो आप खुद से जाके ज्वाइन ना करो। मीन जैसे अभी ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं तो इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो जाके वॉर को ज्वाइन नहीं कर रहा है। वहीं पे अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज देखते हुए उस वॉर को ज्वाइन कर लिया। तो न्यूट्रलिटी, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फोर्थ है या ना प्रिपरेशन ऑफ वॉर। मीन्स अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अटैक के लिए प्रिपेयर करो। मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता कि अभी जाके अटैक कर दो, आप बस अटैक करोगे, आप वॉर करोगे, आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। आप आर्मी को मोबिलाइज कर रहे हो, आर्मी को रिसोर्सेज दे रहे हो, आर्मी की ट्रेनिंग करा रहे हो। उसके बाद आता है समश्रेया सीकिंग प्रोटेक्शन और अलायंस। इसमें क्या होता है, आप एक स्ट्रॉन्गर पावर की, आप सपोज दो स्टेट में लड़ाई होने वाली है, आप उसमें एक स्ट्रॉन्गर पावर का सपोर्ट ले रहे हो, प्रोटेक्शन सीक कर ले रहे हो। और ये आप तब करते हो जब आपका स्टेट वीक होता है। अगर किंग को लग रहा है कि उसका स्टेट सामने वाले किंग से, सामने वाले स्टेट से वीक है, तो वो किंग जो है प्रोटेक्शन ले लेता है किसी एक स्ट्रॉन्गर किंग से, किसी एक पावरफुल कंट्री के साथ अलायंस फॉर्म कर लेता है। उसके बाद आता है डुअल पॉलिसी। इसमें ये हो गया कि एक साथ ही पीस करेंगे, एक साथ ही वॉर करेंगे, लेकिन डिफरेंट स्टेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये दो स्टेट हैं जो इस स्टेट पे अटैक करने आ रहे हैं। अब ये स्टेट जो है भले से ही ताकतवर है, बट कोई भी ताकतवर स्टेट एक साथ में दो फ्रंट से वॉर नहीं लड़ सकता। तो ये इसके साथ तो वॉर पे जाना डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके इस टाइम सिचुएशंस के हिसाब से इससे वॉर लड़ना ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ ये पीस कर लेगा, पीस ट्रीटी साइन कर लेगा। तो ये जो होता है, ये डुअल पॉलिसी होती है। एक ही साथ एक स्टेट से पीस कर लिया, बात सॉल्व कर ली, और इसके साथ वॉर पे चले गए, और जब इससे वॉर जीत गए तो इसके साथ पीस ट्रीटी तोड़ दी और इसके साथ युद्ध पे चले गए। इसको हम कह देते हैं डुअल पॉलिसी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, बट स्ट्रेटेजिक होता है, आपको फायदा दिलवाता है। एक स्टेट के साथ आप पीस कर लेते हैं और दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो ये कौटिल्य की जो 6 फोल्ड पॉलिसी है, ये 6 फ्लेक्सिबल रीजंस देती है आपको, अपनी पावर के सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए, अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए आपको कौन सा स्टेप लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इट रिफ्लेक्ट्स अ रियलिस्ट अप्रोच। ये एक रियलिस्ट अप्रोच दिखाती है, कोई आइडियलिज्म या यूटोपियन सिचुएशंस नहीं दिखाती है। ये सारी आइडियल चीज है, ऐसा ही रियल वर्ल्ड में होता है। तो ये एक रियलिस्ट अप्रोच दिखाती है, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है, मोरालिटी से ऊपर रखती है नेशनल इंटरेस्ट को। इसके अलावा भी अगर आप कौटिल्य पूरा पढ़ने जाएंगे तो आपको वहाँ पे साम दाम दंड भेद दिखेगा पढ़ने के लिए, सप्तांग थ्योरी दिखेंगी, बट वो सब आपको रियलिज्म के, रियल पॉलिटिक्स में, रियलिज्म आईआर थ्योरी के अंदर पढ़ने की नीड नहीं है। जब इन फ्यूचर आपके सब्जेक्ट में कौटिल्य पढ़ने के लिए आएगा, वो चीजें आप तब पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है रियलिज्म। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू आईआर थ्योरीज, उसके बाद था रियल पॉलिटिक्स, फिर था ब्रैकेट में कौटिल्य, वो चीज हम कर चुके हैं। अब है रियलिज्म। रियलिज्म नाम से ही आपको इतना कौटिल्य पढ़ के समझ में आ गया है। ये थ्योरी बोलती है कि स्टेट्स जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपनी पावर बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। और उन्हें सर्वाइवल इंश्योर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज रियलिज्म का मानना है कि जो वर्ल्ड है उसमें कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन कोई वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हर स्टेट को अपना सर्वाइवल इंश्योर करना होगा, क्योंकि कभी भी दूसरा स्टेट उस पर हमला कर सकता है और उसकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला सकता है। तो रियलिज्म के कोर अजम्पशंस क्या हो गए? एनार्की हो गई कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट सेंट्रिक हो गया कि जो स्टेट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर हैं, उनके मन में आए वो चीजें कर सकते हैं। जो पावर है वो सर्वाइवल है, ये मेन गोल है रियलिज्म का, कि हर स्टेट वर्क करता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए। तो जो रियलिज्म में मेन गोल होता है वो सिक्योरिटी होता है दूसरे स्टेट से, और अपनी स्टेट की पावर गेन करना होता है। यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं रियलिज्म में, इनके बीच में आपस में ट्रस्ट नहीं होता, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट को कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता है। जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है। रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है इन स्टेट्स के बीच में होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये बहुत नेचुरल चीज है। वॉर जो है किसी भी स्टेट्स के बीच में कभी भी हो सकता है। हम देखते हैं कभी इजराइल पैलेस्टीन लड़ते हैं, गाजा लड़ते हैं, फिर अब एकदम से उनकी सिचुएशन शांत हुई, वो खत्म हुए, तो अब ईरान और अमेरिका शामिल हो गए, अमेरिका ईरान इजराइल लड़ने लगे। उससे पहले हम देख रहे थे रशिया और यूक्रेन लड़ रहे थे। कभी भी कोई भी स्टेट कभी भी लड़ सकता है। स्टेट्स के बीच में जब कोई वर्क गवर्नमेंट नहीं है तो कन्फ्लिक्ट होना जो है नेचुरल है, और वॉर की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी हुई है। आई होप आपको रियलिज्म की ये चीज समझ में आ गई होगी। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है स्टेट बिहेवियर का। रियलिज्म
रियलिज्म में जो स्टेट का बिहेवियर है वो गाइड करता है नेशनल इंटरेस्ट। अगर किसी भी स्टेट को लगेगा कि उसकी सिक्योरिटी को, उसके नेशनल इंटरेस्ट को इस चीज से खतरा है, तो वो उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। तो एक स्टेट का जो बिहेवियर होगा वो गाइडेड होता है बाय देयर नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट्स जो है अलायंसेस बना लेते हैं टू प्रिवेंट वन स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। कोई भी एक स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, इसलिए जो बचे हुए स्टेट्स होते हैं वो सारे मिलके एक साथ आ जाते हैं और अलायंसेस बना लेते हैं। इससे क्या होता है, पावर का बैलेंस हो जाता है। तो रियलिज्म का ये भी एक कोर असम्पशन हो गया, बैलेंस ऑफ पावर। किसी भी एक स्टेट की ज्यादा पावर हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए बचे हुए सारे स्टेट्स एक साथ आ जाते हैं और अलायंसेस बना लेते हैं। इससे क्या होता है, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी बन जाती है। वर्ल्ड का जो माहौल है जो कि अनस्टेबल हो रहा था एक की हेजीमनी की वजह से, एक हेजीमॉन बनने की वजह से, तो वो जो स्टेट होता है वो बैलेंस हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है उस स्टेट में, स्टेबिलिटी आ जाती है वर्ल्ड में, और जो पावर है वो बैलेंस हो जाती है। जब एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है, एक स्टेट, अब सपोज इंडिया है, उसको पाकिस्तान से खतरा है, तो हम बहुत सारे वो खरीद रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, उनको बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उससे हमें खतरा है, वो हमारे यहाँ पे अटैक्स कराता है। लेकिन इससे क्या होगा, पाकिस्तान को डर लगने लगेगा, यार इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया क्यों इतने डिफेंस सिस्टम लाके अपने इंडिया के बॉर्डर पे लगा दे रहा है, क्यों इतने टैंक्स लाके खड़े कर दे रहा है, इतने डिफेंस क्यों खरीद रहा है, इतने वेपन्स क्यों खरीद रहा है, इतने वेपन्स खुद क्यों मैन्युफैक्चर कर रहा है। उसको डर लगेगा कि कहीं इंडिया का कोई प्लान तो नहीं है हम पे हमला करने का। लेकिन जब भी एक स्टेट वर्ल्ड गवर्नमेंट की सिचुएशन, वर्ल्ड की सिचुएशंस में, वर्ल्ड में अब कोई भी स्टेट अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, तो दूसरे स्टेट को उससे डर लगता है, जिससे क्या होता है, टेंशन का माहौल आ जाता है। और फिर इन रिटर्न क्या करेगा, पाकिस्तान भी थोड़े बहुत उधार लेके वेपन्स खरीदना पसंद करेगा, वेपन्स खरीदेगा, तो ये आर्म्स रेस शुरू हो जाती है, जैसा कि हमने कोल्ड वॉर के समय में यूएसए और यूएसएसआर में देखा था। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है आपको ये चीज समझने के लिए। और जैसे ही ये चीज होती है, जैसे ही दो स्टेट्स के बीच में टेंशन आती है, जैसे ही आर्म्स रेस स्टार्ट होती है, उससे दोनों स्टेट्स की सिक्योरिटी का डर लगने लग जाता है। दोनों स्टेट्स को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, और इस चीज को बोल देते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में स्टेट्स जो है सफर कर रहे होते हैं फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा से, बिकॉज हर स्टेट को डर लग रहा होता है दूसरी स्टेट से, कि कहीं दूसरे स्टेट से उनके खुद के स्टेट को सिक्योरिटी का खतरा तो नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है, रियलिज्म जो है दो तरीके का होता है, पहला क्लासिकल रियलिज्म, दूसरा न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म का दूसरा नाम हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सेकंड 2B का जो थर्ड पार्ट है वो यही है। तो न्यू रियलिज्म का दूसरा नाम जो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। अब क्लासिकल रियलिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर पे फोकस करता है, कि ह्यूमन का जो नेचर होता है वो सेल्फिश होता है, पावर सीकिंग होता है। वहीं पे जो न्यू रियलिज्म होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे फोकस करता है, वो ह्यूमन नेचर पे फोकस नहीं करता है, वो पूरे वर्ल्ड के सिस्टम पे फोकस करता है, कि जो पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो एनार्की है। इसमें कोई भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, जो सिस्टम है वो एनार्कियल सिस्टम है। जो क्लासिकल रियलिज्म के की थिंकर हैं वो है हैंस मॉर्गेंथ्यू, और जो न्यू रियलिज्म के की थिंकर हैं वो है केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स कहते हैं कि एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम नॉट ह्यूमन नेचर विच कॉजेज कन्फ्लिक्ट। क्लासिकल रियलिज्म वाले बोलते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं, बट केनेथ वॉल्स जो न्यू क्लासिकल के की थिंकर हैं वो बोलते हैं कि सिस्टम की वजह से, को सिस्टम जो है एनार्किक है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है। तो सिस्टम की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन नेचर की वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इसके बाद रियलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। रियलिज्म ये बोलता है कि वॉर तो हो ही जाएगा, कन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। तो ये कॉपरेशन की, दो स्टेट्स अगर है तो उनमें कॉपरेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा लड़ाई ही होगी। तो ये कॉपरेशन वाली चीज को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये रियलिज्म का क्रिटिसिज्म है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, WTO, ये जो मदद करते हैं दो स्टेट्स को पीसफुली रहने में, विदाउट लड़े रहने में, बहुत सारी दिक्कतों को सॉल्व करवाने में, उनके स्टेप्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नेग्लेक्ट ही कर देता है इंटरनेशनल सिस्टम में। बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है रियलिज्म, ऐसे कह के रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। पेसिमिस्टिक मतलब हो गया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा तुमने एक नेगेटिव व्यू रखा हुआ है, सिर्फ तुम लड़ाई पे फोकस कर रहे हो, कॉपरेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, नेगेटिव्स दिखा रहे हो किसी भी एक सिक्के के। पेसिमिस्टिक, रियलिज्म को पेसिमिस्टिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमेशा लैक ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है, कि दो स्टेट्स के बीच में हमेशा लैक ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ सकता है। अगर पीस आता है तो वो टेम्पररी होता है, तो इसलिए रियलिज्म को बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक दिखाया गया है, बिकॉज इसने जो है ह्यूमन नेचर तक को नेगेटिव दिखाया है, कि सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कंफ्लिक्ट को, मतलब
हर चीज को नेगेटिव वे में दिखाया गया है रियलिज्म में, कॉपरेशन की बात ही नहीं की गई है। वॉर पे ज्यादा फोकस किया गया है, कन्फ्लिक्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है, वही कॉपरेशन में नहीं फोकस किया गया है। ये तो कुछ क्रिटिसिज्म है रियलिज्म के। अब हम आ जाते हैं न्यू रियलिज्म में, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। न्यू रियलिज्म जो है रियलिज्म का मॉडर्न वर्जन है, जिसको डेवलप किया है केनेथ वॉल्ट्ज ने। कोर एजम्पशंस क्या है रियलिज्म के? ये भी वही कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो है एनार्की है, जो ऑल स्टेट्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सारे स्टेट्स का एक ही सिमिलर फंक्शन होता है, वो है सर्वाइवल। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्टेट, पावर जो है एक सेकेंड, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट्स, जो पावर है वो सभी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ग्लोबल ऑर्डर को शेप करती है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको एग्जाम में लिख के आनी है, वो है सेल्फ हेल्प सिस्टम। Self help system means no one will save you, so states rely on themselves. For that they build military and alliances. Means यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वर्ल्ड सिस्टम में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एनार्की है, बिकॉज कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो कोई भी स्टेट अगर लड़ाई होती है तो दूसरा स्टेट आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी खुद की रक्षा खुद से करनी होगी। सेल्फ हेल्प सिस्टम होगा, दूसरा देश आपको बचाने नहीं आएगा। इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, आपको अपनी रक्षा खुद से करनी होगी। इस वजह से कोई भी स्टेट किसी और स्टेट पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद की सिक्योरिटी के लिए खुद की मिलिट्री बनाता है, खुद दूसरे स्टेट्स के साथ अलायंसेस फॉर्म करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक स्टेट मिलिट्री क्यों बिल्ड करता है, अलायंसेस क्यों बिल्ड करता है, बिकॉज इन द केसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इन द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, कोई दूसरा स्टेट आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद की हेल्प खुद करनी होगी। अब न्यू रियलिज्म भी, न्यू रियलिज्म जो है वो दो तरीके का होता है, डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म। जो डिफेंसिव रियलिज्म होता है, स्टेट्स वांट इनफ पावर टू बी सिक्योर, नॉट टू डोमिनेट। ओके, डिफेंसिव रियलिज्म में यही हो गया कि जो एक स्टेट है वो अपनी पावर इसलिए बढ़ाता है बिकॉज वो अपने आप को दूसरे स्टेट से सिक्योर करना चाहता है। उसके पावर बढ़ाने के पीछे का जो एम है वो ये कभी भी नहीं होता कि वो पावर बढ़ा के दूसरे स्टेट पे डोमिनेट करेगा, नहीं। वो पावर इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस को दूसरे स्टेट से खतरा है, इसलिए वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई स्टेट उस पर हमला कर दे, तो उसके पास इनफ पावर हो, इनफ मिलिट्री हो, इनफ डिफेंसेस इक्विपमेंट्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, ताकि वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके, अपने स्टेट के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। तो डिफेंसिव रियलिज्म में यही हो गया कि स्टेट अपनी पावर बढ़ाता है दूसरे स्टेट से अपने स्टेट को बचाने के लिए, ना कि दूसरे स्टेट पे डोमिनेट करने के लिए। वहीं पे ऑफेंसिव रियलिज्म जो होता है, यहाँ पे स्टेट जो है अपनी पावर को बढ़ाता है दूसरे स्टेट्स पे डोमिनेट दिखने के लिए, डोमिनेट होने के लिए। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। न्यू रियलिज्म जो है वो जो फोकस है वो ह्यूमन नेचर से इंटरनेशनल सिस्टम पे शिफ्ट कर देता है। ये ह्यूमन नेचर को नहीं बोलता, जैसे कि मैंने बताया, केनेथ वॉल्ट बोलते हैं ये सिस्टम है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता है, ना कि ह्यूमन नेचर है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता है। तो न्यू रियलिज्म वाले रियलिज्म को मॉडिफाई करते हैं और बोलते हैं ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन नेचर की तरफ से ध्यान ले जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में क्या फर्क हो गया, तो बेसिकली जो रियलिज्म वाले हैं वो ह्यूमन नेचर पे फोकस करते हैं, और जो न्यू रियलिज्म वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। रियलिज्म वाले कहते हैं कि कंफ्लिक्ट इसलिए होता है बिकॉज जो ह्यूमन का नेचर है वो सेल्फिश है, लेकिन न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कंफ्लिक्ट इसलिए होता है बिकॉज स्टेट्स के वर्ल्ड सिस्टम में एनार्की है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रियलिज्म वालों का जो मेन गोल होता है, रियलिज्म में जो स्टेट्स का गोल होता है वो उनकी पावर बढ़ाना होता है, वहीं न्यू रियलिज्म में जो स्टेट्स का गोल होता है वो सर्वाइवल होता है। आप ये चीज लिख सकते हैं, रियलिज्म में और न्यू रियलिज्म में जो स्टेट्स का गोल होता है वो पावर होता है, और न्यू रियलिज्म में जो स्टेट का गोल होता है वो सर्वाइवल होता है। बेसिकली दूसरे स्टेट से अपने स्टेट को सिक्योर करना होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने वो कर लिया, अब हम थर्ड टॉपिक करेंगे जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम इसके बचे हुए 3 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म वो थ्योरी है जो बोलती है कि कॉपरेशन जो है 2 स्टेट्स के बीच में वो पॉसिबल है, हो सकता है। रियलिज्म वाले तो कॉपरेशन पे ध्यान ही नहीं देते, ऐसा नहीं है, 2 स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन हो सकता है और वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। लिबरलिज्म वाले एम्फसाइज करते हैं कॉपरेशन के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टेट जो होता है वो दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, तो वो लड़ने से पहले भी सोचता है। अब देखो, आप करंट सिचुएशन में अमेरिका, इजराइल और ईरान की वजह से जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज, सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज चोक करने की वजह से कितने स्टेट्स में दिक्कत आ रही है। इंडिया में खुद एलपीजी क्राइसिस वगैरह की दिक्कत है, ये सारी दिक्कत आने लग गई है। भले से हमारे पास अभी स्टॉक है, हम निकाल लेंगे अपने महीने, बहुत महीने आराम से, बट स्टिल
एक पैनिक तो क्रिएट हो रहा है ना लोगों के बीच में। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि आज के समय में एक स्टेट दूसरे स्टेट पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो लोग, बहुत सारे स्टेट्स कई बार सिर्फ वॉर इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज वो दूसरे स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। उनको पता है अगर वो लड़ाई कर लेंगे उससे एनार्की सिचुएशन आ जाएगी, दोबारा से केओस मच जाएगा, इन चीज़ों की दिक्कत आ जाएगी। बिकॉज आज के समय में जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो लिबरलिज्म एज अ थ्योरी बोलती है कि कॉपरेशन जो है बिटवीन स्टेट पॉसिबल है, और ये कॉपरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। और ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो कोर अजम्पशंस क्या है लिबरलिज्म के, कि स्टेट्स जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। बहुत सारे मल्टीपल एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे कि एनजीओज, एमएनसीज, जिनकी वजह से ये इंटरडिपेंडेंस है और जिनकी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम वर्क करता है। आप बेसिकली समझ सकते हो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ स्टेट होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट होती है जो इंटरेक्ट करती है, नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, एमएनसीज होती हैं, एक कंट्री में एमएनसी बनती है, दूसरी कंट्रीज में अपनी ब्रांच खोलती है, समझ रहे हो। तो वो लोग खुद जो बड़े बड़े, अब आप फॉर एग्जांपल आप एक पूरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, इंडिया में मैं हूँ, मैं बहुत बड़ी एकदम से बिजनेस टाइकून बन गई और मेरी हजारों करोड़ की कंपनी है। अब मैंने अपनी ब्रांच खोल ली है, फॉर एग्जांपल किस में ले लेते हैं, किसी स्टेट में मान लेते हैं, सब फॉर एग्जांपल म्यांमार में मान लेते हैं। अब म्यांमार से हमारा कुछ हो गया लड़ाई झगड़ा, हमें लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट म्यांमार पे कुछ भी कर सकती है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि म्यांमार और इंडिया में लड़ाई हो जाएगी। अब मेरी म्यांमार में ब्रांच है और मैं हूँ बिजनेस टाइकून, तो मैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, बिकॉज ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, बिजनेस टाइकून्स के पास पावर होती है। मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, आप ये नहीं करेंगे उससे मुझे नुकसान होगा, म्यांमार में मेरी ब्रांचेस है, मेरे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उससे मेरी कंपनी का लॉस होगा, मेरे शेयर्स गिरेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रुक जाएगी। बिकॉज गवर्नमेंट के पार्टी फंडिंग के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे मेरी कंपनी जो है वो करोड़ों रुपए देती है। तो जो गवर्नमेंट होती है इस तरीके से अपने डिसीजन जो है वो बड़े लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हैं, छोटे मामलों में एमएनसीज की सुन ली जाती है। तो ये भी एक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम में अपना रोल अदा करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ हमें दिखता है, रोल दिखता है। तो मल्टीपल एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, एनजीओज होते हैं। अगर हमें दूसरी कंट्रीज से कोई बातचीत करनी है, हम कई बार अपने एनजीओज को बोल देते हैं, एनजीओज के थ्रू मीडिएट करते हैं, या फिर हमें एनजीओज बता देते हैं कि उस कंट्री में ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे कंट्री के लोगों के साथ, तो हम फिर दूसरी कंट्री से बात करते हैं कि वो लोग हमारे इंडिया के हैं, कुछ भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ सकते हो कि मीन्स गवर्नमेंट ही नहीं होती जो इंटरेक्ट करती है, एनजीओज होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू बिटवीन कंपनीज, एमएनसीज होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं बिटवीन कंपनीज। तो सिर्फ स्टेट नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती एक्टर्स इंटरनेशनल सिस्टम में। तो लिबरलिज्म वाले इस चीज को बोलते हैं, रियलिज्म वाली तरह नहीं है। अब ट्रेड कनेक्ट, अब जैसे कि मैंने आपको एमएनसीज के एग्जांपल से बता दिया है कि जो ट्रेड होता है वो भी कनेक्ट करता है कंट्रीज को, और ट्रेड हेल्प करता है कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने में। बिकॉज उससे क्या होगा, फिर ट्रेड को नुकसान होगा, एमएनसी उस कंट्री की अगर कंफ्लिक्ट हो गया इंडिया और म्यांमार में, तो कंपनी बंद हो गई, मेरा नुकसान हुआ, कंट्री की जीडीपी का नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मैं पार्टी को फंडिंग ही नहीं दूंगी, तो उससे कितना कितना नुकसान हो गया ना। तो ट्रेड जो है वो कंट्रीज को कनेक्ट करता है और कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने में मदद करता है। लिबरलिज्म कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वॉर होगा ही, वॉर जो है वो नेगोशिएबल है, और पीस जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, ये पीस को प्रमोट करते हैं, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं और नए रूल्स बनाते हैं ताकि वर्ल्ड में शांति बनी रहे। इसके बाद कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं फॉर ट्रेड के लिए, जो कि वॉर को कॉस्टली बना देता है। जैसे मैंने बताया, फिर उससे तो एमएनसीज का नुकसान होगा, स्ट्रक्चर टूटेगा, सबसे उससे वॉर सिर्फ कॉस्टली होगा और कुछ नहीं होगा। ये आप उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद एक चीज आती है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज क्या है, जो डेमोक्रेसीज होती हैं, ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी मतलब एक बेसिकली एक थ्योरीज है। इसमें ये बोला गया है कि जो दो डेमोक्रेसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए कंट्री बी, दोनों में यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, तो ये दो कंट्री आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगी, बिकॉज इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो शेयर्ड हैं, शेयर वैल्यूज हैं, और दोनों की दोनों कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो ये लोगों की तरफ अकाउंटेबल है, ये कुछ भी स्टेप करेंगे तो लोग इनसे सवाल का जवाब मांगेंगे, उस एक्शन का जवाब मांगेंगे, और इनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये अगली बार इलेक्शंस में हार जाएंगे। तो ये लोगों की तरफ अकाउंटेबल होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, दोनों डेमोक्रेटिक हैं तो दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो इसलिए इन दोनों में कंफ्लिक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऐसा बोलती है कि दो कंट्रीज अगर दोनों की दोनों डेमोक्रेटिक हैं तो वो आपस में नहीं लड़ेंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम चलते हैं, लिबरलिज्म जो है दो तरीके का होता है, क्लासिकल लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम पे और पीस पे ज्यादा फोकस करता है। इनके जो थिंकर हैं वो है इमैनुअल कांट। न्यू लिबरलिज्म जो है वो इंस्टीट्यूशंस के रोल पे ज्यादा फोकस करता है। इनके जो थिंकर हैं वो है रॉबर्ट कीहोने। न्यू लिबरलिज्म जो है वो इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है, बिकॉज उनका मानना ये है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करते हैं कॉपरेशन मेंटेन करने में, इवन इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और जो सिचुएशन है वो एनार्किक है, कयोस की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशंस में जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि यूएन, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में मदद करते हैं, पीस मेंटेन करने में मदद करते हैं, और क्या था जी, नए रूल्स क्रिएट करने में मदद करते हैं, कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके हिसाब से सारी कंट्रीज चलने का प्रॉमिस करती हैं जब वो उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करती हैं। अब आ जाता है न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म जो है वही लिबरलिज्म की एक मॉडर्न फॉर्म है जो कहती है कि इस एनार्किक वर्ल्ड में, इस कायोटिक वर्ल्ड में जो कॉपरेशन है वो अचीवेबल है, कॉपरेशन जो है पॉसिबल है, पीस जो है पॉसिबल है थ्रू इंस्टीट्यूशंस और रूल्स। कि वो कंट्रीज जिन्होंने वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंस्टीट्यूशन के रूल को मानना, जिसकी वजह से अब इस कायोटिक वर्ल्ड में एक तरीके की गवर्नमेंट हो गई, एक तरीके के इंस्टीट्यूशन हो गए जिसके रूल सारी कंट्री मान रही हैं, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड में पीस है। तो इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से जो कॉपरेशन है वो बिटवीन स्टेट्स पॉसिबल है। न्यू लिबरलिज्म एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे कॉपरेशन में मदद करते हैं। न्यू लिबरलिज्म एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट अंडर कंडीशंस ऑफ एनार्की। ये मैं आपको ऊपर वाले पॉइंट में समझा चुकी हूँ। इस कायोटिक कंडीशंस में, इस वर्ल्ड में जहाँ पे एनार्की की सिचुएशन है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से खतरा है और कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो न्यू लिबरलिज्म ये बताता है कि ऐसी सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ कैसे रूल्स बना के दो स्टेट्स के बीच में पीस मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो न्यू लिबरल है वो फोकस करते हैं एब्सोल्यूट गेन्स पे, मतलब वो दो स्टेट्स में कंपैरिजन नहीं करते। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि हाँ, अगर दो स्टेट्स में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड की वजह से कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो रहा है और दो स्टेट्स ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट गेन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मींस जो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उससे उन कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है। अब कॉमन सी बात है, अगर दो कंट्रीज ट्रेड करेंगी, उनको जो बेनिफिट होगा उससे किसी एक कंट्री को ज्यादा होगा, किसी एक कंट्री को कम होगा। तो इनका फोकस कम या ज्यादा पे नहीं होता कि इसको कम क्यों हो रहा है, इस कंट्री को ज्यादा क्यों हो रहा है। इनका फोकस बस इतना होता है कि हाँ, दो कंट्रीज आपस में अगर ट्रेड कर रही हैं उससे उन दो कंट्रीज का लड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, और यहाँ से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर कंफ्लिक्ट की संभाव प्रोबेबिलिटी कम है तो हमें फायदा हो रहा है। अब किस कंट्री को ज्यादा फायदा हो रहा है ट्रेड से इन टर्म्स ऑफ मनी और किसको कम हो रहा है, वो चीज न्यू लिबरलिज्म वाले नहीं देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ये भी बोलते हैं कि आप कितने वो, जैसे आप, एक ट्रीटी है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये है कि जो आप कितने न्यूक्लियर साइट्स आपकी कहाँ पे हैं, आपके न्यूक्लियर कहाँ पे हैं, वो आप एक दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई लड़ाई होती है तो वो कंट्री ध्यान रखे कि उसको कहाँ पे बॉम्बिंग नहीं करनी है, कहाँ पे न्यूक्लियर साइट है। बिकॉज आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर साइट पे किसी कंट्री ने बॉम्बिंग कर दी तो फिर क्या ही सिचुएशन होगी, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी, लोगों के लिए बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री। बिकॉज न्यूक्लियर जब फैलेगा, न्यूक्लियर वेव्स जब फैलेंगी तो वो ये नहीं देखेंगी वो कौन सा बॉर्डर क्रॉस कर रही है और कौन सा नहीं। तो जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में कंट्रीज शेयर करती हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो दो कंट्रीज में ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं। तो वॉर की जो सिचुएशंस हैं वो कम हो जाती हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करते हैं। स्टेट्स जो है, अब जब इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं उनकी वजह से स्टेट्स रेगुलरली आते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉपरेशन बढ़ता है। बिकॉज स्टेट्स आके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं बन रहा है, तो इससे क्या होता है, कॉपरेशन बढ़ता है। रॉबर्ट कीहोने आर्ग्यूज दैट इंस्टीट्यूशंस मेक कॉपरेशन पॉसिबल विदाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। न्यू लिबरलिज्म के जो थिंकर है रॉबर्ट कीहोने, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी वजह से कॉपरेशन पॉसिबल है, भले से ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट ना हो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट होना, भले से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट ना हो, बट इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से कॉपरेशन पॉसिबल है। कॉपरेशन क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से रूल्स बन जाते हैं जिनको सब स्टेट फॉलो करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे स्टेट्स आके एक दूसरे से मिलते भी हैं। न्यू लिबरलिज्म एक्सेप्ट एनार्की बट बिलीव्स इन
बट बिलीव्स कॉपरेशन इज पॉसिबल। बेसिकली न्यू, ये पूरा कंक्लूजन हो गया, न्यू लिबरलिज्म वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एनार्किक सिचुएशन है, वर्ल्ड जो है वो chaotic सिचुएशन में है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से खतरा है, बट स्टिल वो कॉपरेशन में बिलीव करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। उन्हें इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज्यादा बिलीव है, रूल्स पे बहुत ज्यादा बिलीव है, और इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव है कि आज के समय में जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम है, और इसकी वजह से सारे स्टेट एक साथ आके वर्क करते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में क्या फ़र्क है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और मैं ही आपको अच्छे से बता देती हूँ। जो लिबरलिज्म का है वो एनार्की पे कम फोकस करता है, और जो न्यू लिबरलिज्म है वो एनार्की को एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि हाँ एनार्की है बट उसको डील किया जा सकता है थ्रू कॉपरेशन। उसके अलावा कॉपरेशन जो है लिबरलिज्म वाले कहते हैं पॉसिबल है, न्यू लिबरलिज्म वाले कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पॉसिबल है। बाकी इसमें एज सच और कुछ नहीं है। जो लिबरलिज्म का है उसकी अप्रोच जो है वो ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, थोड़ी आइडियलिस्टिक है, ज़्यादा आइडियलिस्टिक है इन कंपैरिजन टू न्यू लिबरलिज्म, बिकॉज न्यू लिबरलिज्म वाले जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, एब्सोल्यूट गेन पे फोकस करते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या कर लिया है, हमने थ्योरीज टू इंटरनेशनल रिलेशंस देख लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ से आया, कैसे फिर उसका 1919 में पहला डिपार्टमेंट बनता है, हमने रियल पॉलिटिक क्या है वो समझ लिया, फिर उसमें कौटिल्य को पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने रियलिज्म देख लिया, न्यू रियलिज्म देख लिया, मैंने दोनों में फ़र्क बता दिया है आपको। उसके बाद हमने लिबरलिज्म देख लिया, न्यू लिबरलिज्म देख लिया। अब बचे हुए पार्ट्स जो हैं इसके, जो कि हैं कौन से हैं, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है कोई से भी एग्जाम के लिए, अभी तो फिलहाल कॉलेज एग्जाम की सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो, एंजॉय योर डे।